आप सभी का पारे इंस्टीट्यूट पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कुछ फिजिक्स के आसान से सवाल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। तो जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं W इक्वल टू वी अपॉन यहाँ पर Q। यहाँ पर जो V है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और यहाँ पर जो Q है वो होता है चार्ज। ठीक है, यहाँ पर कितना चार्ज हमारे पास है। देखो पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, पाथ टेकन, किस पाथ के थ्रू हम लेकर गए हैं, तो उस पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हाँ यहाँ पर लग रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो ये हो सकता है। मीडियम पे, तो यहाँ पर मीडियम का कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर मीडियम का वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर चौथा ऑप्शन है टाइप्स ऑफ चार्ज, कि यहाँ पर जो क्यू है वो टाइप्स ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, कि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर न्यूट्रल चार्ज है, क्या उस पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। ये टाइप्स ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये चार्ज कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये भी नहीं है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज। यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी के लिए हम सामान्य सी बात करते हैं कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो वर्क डन है, तो यहाँ पर वर्क की बात कर लेते हैं। तो वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है यहाँ पर एफ बराबर एम ए ले लो चाहे, तो वो कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इनटू ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या होगा, मीटर। तो हमारा ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m1 L2 और T-2। तो ये देखो कहाँ पर है, ये रहा ऑप्शन सी। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, A body is thrown vertically upward with velocity u. The time to reach the maximum height is. अगर किसी बॉडी को वर्टिकली ऊपर की ओर फेंकते हैं u वेलोसिटी से, जब ये मैक्सिमम हाइट अटेन करती है तो वहां पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। ये ग्रेविटेशन के अंदर इसको फेंका गया है, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा वो कितना होगा, माइनस का जी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी है वो हमेशा नीचे की ओर लगती है। तो हमारे पास इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सारे वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। v की वैल्यू 0, u की हमें दे रखी है माइनस, और ये कितना हो जाएगा जी और इंटू टी। हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा जी टी इज इक्वल टू यू, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास u अपॉन जी। तो हमारे पास टाइम कितना लगेगा, वो लगेगा u अपॉन जी। तो हमारे पास देखिए ये रहा ऑप्शन ए, हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेस्ड स्प्रिंग इज। तो स्ट्रेस्ड स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू 1/2 kx²। ठीक है, यहाँ पर जो A है वो है स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर जो K है वो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। अगर मान लो कि हम एक ये रही वेलोसिटी और ये मान लेते हैं हमारे पास टाइम, यहाँ पर एक स्लोप खींचते हैं, मान लो कि ये रही एक स्लोप। तो ये जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? देखो अगर मैं एक टाइम इंटरवल लेता हूँ, मान लो यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ठीक है, तो बताओ ये कितना आएगा। मान लो ये डिवाइड बाई ये वाला, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है। अगर मैं यहाँ पर टेन थीटा लेता हूँ तो वाई अपॉन क्या आएगा, एक्स। वाई और एक्स को डिवाइड करो, वाई पे क्या है, ये है वेलोसिटी, और एक्स पे क्या है, टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर ये जो स्लोप है, जो टेन थीटा जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, वो किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है एक्सेलरेशन के बराबर। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसकी स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है, वो करती है एक्सेलरेशन को डिनोट। अगला क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज। जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके द्वारा कैसी इमेज हमेशा बनेगी? तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। अगर मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जब एक रे यहाँ आएगी
तो ये जो रे यहाँ जब आएगी तो ये क्या दिखेगा, मान लो इसका ये जो फोकल लेंथ है वो फोकल पॉइंट है वो यहाँ पर है, तो इसके यहाँ से ऐसे निकलती हुई हमें दिखाई देगी। तो ये पीछे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी। अगर एक रे को हम यहाँ पे लेके आए और ये टकरा के वापस क्या हो जाएगी, उसी एंगल पे वापस से यहाँ से चली जाएगी। इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो क्या आएगी, वो इस तरीके से आएगी। तो हमारी जो इमेज है वो हमें यहाँ फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। तो ये जो इमेज है वो कैसी है, देखो पहली बात तो ये वर्चुअल इमेज है, दूसरा इरेक्ट है। कैसी है, इरेक्ट। तो यहाँ पर देखो वर्चुअल और इरेक्ट, हमेशा चाहिए ये ऑब्जेक्ट कहाँ भी होगा, यहाँ इन्फिनिट से लेकर इनके बीच में, तो ये हमेशा इमेज ऐसी ही बनेगी। तो इसका आंसर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगला क्वेश्चन है द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स मेनली ऑन। यहाँ पर पूछा है कि ये किस पर निर्भर करती है रेजिस्टिविटी। क्या ये शेप पर निर्भर करती है, नहीं, शेप पर निर्भर नहीं करती। क्या इसके लेंथ पर निर्भर करती है, नहीं, लेंथ पे रजिस्टर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी नहीं। क्या एरिया डिपेंड करता है, एरिया एरिया पे डिपेंड करता है रजिस्टर, रजिस्टिविटी नहीं। तो यहाँ पर जो रजिस्टिविटी है वो मेरे किस पे डिपेंड करती है, वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो हमारे पास ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया इज। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है एसी की वो इंडिया में होती है 50 हर्ट्ज। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ये कह रहा है कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो सिंपल पेंडुलम में किस पर निर्भर नहीं करता है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई √L/G। देखो सामान्य तौर पर देखा जाए तो जो टाइम पीरियड होता है वो लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखो ऑप्शन जो सी है वो क्या दिखा रहा है, मास ऑफ द बॉब। क्या इस फॉर्मूले के अंदर मास ऑफ द बॉब है कि कहीं पे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे देखो तो ये जो एम्पलीट्यूड होता है ना, ये जो टी है वो इस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसमें भी फर्क पड़ेगा, अगर एम्पलीट्यूड कम है तो भी उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, वो हमारे पास है द फिनोमेना ऑफ रेनबो इज ड्यू टू। यहाँ पर रेनबो के बारे में पूछा है। तो रेनबो के लिए हमारे पास क्या होता है, वहां पर होता है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ये कैसे होता है, मान लो हमारे पास है ड्रॉपलेट ऑफ ड्रॉप है। तो अगर एक लाइट वेव कुछ इस तरीके से आती है तो पहले यहाँ पर क्या होगा, इसका यहाँ पर होगा रिफ्लेक्शन, यहाँ पर क्या होगा इसका रिफ्लेक्शन, वापस से यहाँ पर क्या होगा रिफ्लेक्शन, यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ से क्या होगा वापस से इधर जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाए, देखो पहले यहाँ पर क्या होगा रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पर क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर भी क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा, वापस से यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, वहाँ पर वापस से रिफ्लेक्शन हो जाएगा और हमारी जो वेव है वो कहीं क्या हो जाएगी, वापस से इसे नीचे की ओर आ जाएगी। इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास रेनबो फॉर्म होती है। रेनबो भी दो प्रकार की होती है, ठीक है, दोनों में ही सेम फॉर्मूला सेम तरीके से काम करता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन है इन न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, हमें पता है न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, जो हेवी न्यूक्लियाई होते हैं वो स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर टूटता है। सो न्यूक्लियर फ्यूजन, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑफ। यहाँ पर लाउडनेस की बात हो रही है ना। तो लाउडनेस है ना वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। अगर यहाँ पर इंटेंसिटी की बात आती तो वो हमारे फिर यहाँ पर फ्रिक्वेंसी इन पे डिपेंड करती। अगला क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है, तो वो होती है इसकी वेबर। अगला क्वेश्चन है कि द लेंस की फोकल दूरी बढ़ जाती है, उसे रखा जाता है। द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इंक्रीजेस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन, है ना। इसको देखते हैं, देखो इसका फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/r1 -1/r2। हमें किस पे पूछा, देखो क्या ये एयर में रखने पे बढ़ जाएगी, वाटर में रखने पर, मीडियम ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
देखो मेनली हमारे पास यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल जो लेंथ है उनके बीच में रिलेशन पूछा है और बाकी किसी के अंदर रिलेशन नहीं पूछा है। तो यहाँ पर इस म्यू के बारे में देखना है। देखो ये म्यू क्या है, ये जो म्यू होता है वो होता है म्यू एल डिवाइड बाई म्यू एम। म्यू एल यहाँ पर है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, और जो म्यू एम है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिसके अंदर मैंने लेंस को रखा है। अगर इसकी वैल्यू अगर बढ़ जाती है, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो इस म्यू की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये कम हो जाएगा तो -1 करोगे तो और कम हो जाएगा। अगर 1/f की वैल्यू अगर कम है, इसका मतलब है कि f की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अगर हमने मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाया है तो f की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। तो अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ को बढ़ाना है तो हमें उसको हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में रखना होगा। ठीक, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह से फ्लाइन वेग लगभग द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली, वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये सिर्फ याद करने वाला सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड कैरिंग करंट इज। अगर हमारे पास एक सोलेनोइड है, इसके अंदर पूछा है तो इसके अंदर कैसा होता है, हमें पता है कि इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो ट्रांसफॉर्मर है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो इसका आंसर होता है म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। यहाँ पर उपयोग किया जाता है रेक्टिफायर का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए टू दैट इन ए मीडियम इज कॉल्ड। यहाँ पर क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट सी डिवाइड बाई टू दैट मीडियम वेलोसिटी टू द मीडियम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी मीडियम। ये जो होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमारे पास लाइट है, उसकी जो स्पीड है वो एयर के अंदर और किस मीडियम के अंदर, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच कलर ऑफ लाइट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इसका होता है, कैसे पता करेंगे, एक सिंपल सी चीज उसको याद रखनी है, वी बिग्योर नाम से, वी आई बी जी वाई ओ आर, वी बिग्योर। जैसे हम वी से आर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर लेमडा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर म्यू की वैल्यू बढ़ेगी, सॉरी न्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है, आर की जो रेड जो कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो सबसे कम किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी वायलेट कलर की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और भी ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।